शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आज भी आपकी सुबह बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू हुई है, हमारे साथ शुरू हुई है। ये एक्सप्रेसो का एक और एपिसोड है और हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे जब तक हमारे साथ आप रहें अच्छे से लेकर चलें। कल के शो को पसंद करने का शुक्रिया एज आई से। और इसके साथ साथ जी मौसम बदल रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस मौसम की क्या है, गेस करें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस मौसम की धुंध है, सेलें जो लगती हैं। अच्छा जी, ब्रांच पर सेलें लगना शुरू हो जाती हैं। खवातीन के इंटरेस्ट की चीज है वैसे। मर्दों की इस लिहाज से कि उनके पैसे थोड़े बच जाते हैं, आप लोग थोड़ा खर्चा कम कराते हैं। आपकी सोच है। आपको क्या लगता है खर्चा कम होता है? लेकिन नॉर्मली इस मौसम में जब सेल लगती है ना तो बहुत सारे लोग जिनका बजट बहुत लिमिटेड होता है फिर वो सेल्स में इंतजार कर रहे होते हैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग कि सेल में से शॉपिंग करें। बिल्कुल। और अब तो वैसे खैर लोगों की जो कि कुव्वत खरीद कम हो रही है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो गरीब लोग थे वो इस्तेमाल शुदा जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो जाके खरीद लेते थे लंडा बाजार या ऐसी जगहों से जाके, लेकिन अब वो भी लोगों की एक्सेस से बाहर हो रही है। हम सबकी एक्सेस से बहुत सारी चीजें बाहर हो गई। जो चीजें हम बहुत कम पैसों में लिया करते थे, 2-3 हजार की रेंज होती थी, वो 6-7 हजार पर पहुंच चुकी है। सारी बात करने का मकसद पता है क्या है? मैं ये कह रहा था कि जिसके पास जो भी इस्तेमाल की चीज है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुझ समेत आप वो कोशिश करें कि आगे किसी को दे दें, अपने घर में अपनी मेट को या दीगर जो लोग आपके आसपास होते हैं। हर सीजन के आपको स्टार्ट में अपनी वार्डरोब को क्लीन करना चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं, बाकी आप और जितनी बड़ी वार्डरोब आपकी है ना आपको तो जरूर करना चाहिए। मेरी वार्डरोब कहां से मतलब आपको जो है ना वो उससे नेकी भी मिलेगी और उसके साथ साथ एक मैसेज भी जाएगा। ये हम सबको करना चाहिए। एक्चुअली हम सोशल इशू की बात कर रहे थे तो ये बहुत जरूरी है। विद दैट अगर आप सेल पे जाके शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर भी एहतियात कीजिए, क्योंकि सेल के बावजूद भी चीजें बहुत और कोरोना भी है, और कोरोना भी उसका भी ख्याल रखना है। आगे बढ़िए, शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सिपा सालार का दौरा कोयटा, सानिया मच के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। क़यादत करप्ट हो जाए तो लोग करप्शन को करप्शन नहीं समझते, तब्दीली खुद को तब्दील करने से आएगी वजीर आजम। मईशियत दुरुस्त ट्रैक पर है, मूडीज ने पाकिस्तान का बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। कोरोना के वार जारी, सैकड़ों अफराद मुतासिर, मजीद कई जिंदगियों के चिराग गुल। छोटी उम्र में बड़ा एजाज अपने नाम करने वाली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जुड़वा बहनें ज़ारा और ज़ेनोबिया होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट सफर शर्ट में बताएंगे सहराए थर के तारीखी और दिलचस्प पहलुओं के बारे में। और कम उम्री में पाकिस्तान की पहचान बनने वाली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। जी हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खबरें भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बड़ा इशू, ब्रॉडशीट का मामला इस वक्त तूल पकड़ गया है। आपको मालूम है मुसलसल इस पे बात हो रही है, अखबारात लिख रहे हैं। ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह काविद मुस्तफी के मुताबिक उनका जो हालिया इंटरव्यू है उन्होंने नून लीग और गवर्नमेंट दोनों पर शदीद इल्जामात लगाए हैं और उसके बाद मुल्की सियासत में एक हलचल मची हुई है। इस मामले पर गवर्नमेंट और नून लीग के हवाले से हम अगर बात करें तो उनके दरमियान भी संगीन इल्जामात का सिलसिला जारी है और गवर्नमेंट ने मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी है। बिल्कुल, कमेटी तो बना दी है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि शाफिया की करप्शन को पनामा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट ने भी बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। ये तो अभी इब्तिदा है, ऑपोजिशन के इससे भी बड़े स्कैंडल्स आएंगे। उन्होंने अपने ट्विटर मैसेज में कहा कि हुक्मरान अशरफिया ने करप्शन से दौलत इकट्ठी की, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया और बाद में सियासी असर रसूख से NRO हासिल किया। साथ साथ उन्होंने लिखा कि ब्रॉडशीट के इंकशाफात मेरे गुज़िश्ता 24 साल मौक़िफ़ की तायीद करती है और हम जानना चाहते हैं कि ब्रॉडशीट को तहकीकात से किसने रोका। उधर बात की जाए नून लीग की तो उस पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द-ए-अमल आया। मरीम औरंगजेब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने कंपनी से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने के लिए कहा और इस हवाले से शहजाद अकबर ने भी मुलाकातें की और ब्रॉडशीट से 50% कमीशन लेने की कोशिश की। और साथ साथ इतलात ये भी है कि इस इल्जाम पर शहजाद अकबर ने लीगी तर्जुमान को हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया। बस ऐसा ही चला, एक बार फिर करप्शन की खबरें जेर नजर हैं, करप्शन पे ही बात हो रही है। अभी तक वैसे करप्शन में कुछ पकड़ा भी नहीं जा रहा है सच। कल हमने खबर पड़ी थी क्योंकि 380 अरब से
ज्यादा नैब ने रिकवर किए हैं, लेकिन इससे अवाम का क्या फायदा हुआ है, वो अवाम तक किस हद तक पहुंचे हैं, यही सवाल है। और हमारे साथ इन सवालात के जवाब के लिए अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी एज यूजुअल वॉक कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अली भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। We are here to make it a tougher morning for you. अली मोहम्मद साहब, करप्शन हर तरफ करप्शन हो रही है। जब भी हम बात करते हैं तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट, चाहे वो वजीर आजम हो या वज़रा हो, वो कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने करप्शन की, इतना पैसा पकड़ेंगे, इतना पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। आए रोज करप्शन की बात होती है, जिससे जो बेसिकली मसाइल है अवाम के, उन पे तवज्जो हट जाती है। कब तक ये करप्शन का नारा तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट लेती रहेगी और फिर अवाम के जो बेसिकली मसाइल है उनको कब सॉर्ट आउट किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। आप सबको जो है सुबह बखैर। और साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि जब तक इंसान है, जिंदा है, तब तक करप्शन का इशू तो जिंदा रहेगा। हमारी तो जमात ही करप्शन के खिलाफ जो है वो बनी थी। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो नई रेगुलेशंस आई हैं ब्रॉडशीट की, तो इस हवाले से सिंपल सी बात है कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पनामा पेपर्स, क्योंकि वही कहानी की एक तरह से दूसरी किस्त है। जो पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि यहाँ पे सियासत में दो तरह के लोग आए। एक वो लोग आए जो लियाकत अली खान साहब जैसे या नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसे, या और बड़े सियासतदान ऐसे रहे हैं। मलिक महराज खालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे, बहुत सी मिसालें हैं। गुलाम हैदर माही साहब नून लीग के थे। तो हर जमात में ऐसे लोग रहे हैं जो सियासत खिदमत के लिए आए। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सियासत में इसलिए आए कि उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल क्लाउड बनाना था, पैसा बनाना था। उस पैसे को फिर जो है उन्होंने मनी लॉन्डर करके और अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके तो उन्होंने वो केसेस ही खत्म करा देने थे। तो एक तरह से ये एक द रिच एंड द एलीट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस बन गया, जिसमें आपने फिर देखा कि माफियाज बने, शुगर बैरन्स बने। एक बहुत बड़ी एक स्टेटस को खड़ी हो गई हर चीज में, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, चाहे वो जनाब आपकी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो। सारे ये लोग आगे पॉलिटिकल लोग, ठीक है। माजी में सियासतदान बिजनेस में इस तरह से नहीं होते थे। तो अब जो सिंपल से इसका मैं समझता हूँ सिंपल से जवाब है, अगर तो मियाँ साहब और उनकी जो पॉलिटिकल एलीट है पीपल्स पार्टी की, अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो मरियम औरंगजेब साहबा यहाँ हम पे गुस्सा ना करें। जिस मुल्क में जो फरार होके मियाँ साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारों से और नैब से पनाह लिए हुए बैठे हैं, उस मुल्क की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तुमको यकीन है, उनकी सुप्रीम कोर्ट का हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, वहां से आप कह रहे हैं कि उसकी लीगली सू करें। अच्छा, कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब तो इस हुकूमत ने अवाम को इस हद तक तंग कर दिया है कि अवाम कहती है कि चोरों को ही वापस ले आओ, कम से कम रोटी तो मिल रही थी। एक तो आप इस बयान से किस हद तक मुत्तफिक है, चूंकि रोटी महंगी तो हुई है, ये तो हम आपको बता रहे हैं अगर आपको नहीं मालूम। दूसरी जानिब अवाम के मसाइल भी बढ़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे ले रहे हैं? और मौलाना डिटर्मिन है इस वक्त अपने एहतजाज को लेकर, वो कहते हैं आपको जाना तो है ही, वक्त आने की बात है, जाना तो आपको है ही। अब मैं एक आम आदमी होते हुए अगर मौलाना साहब को याद दिलाऊं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, और राशि वल मुर्तशी वो फिन्नार, या जो कुरान में मुख्तलिफ आयतें हैं कि रिश्वत पे और जुल्म पे, करप्शन पे। और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ हदीस है कि जब एक खातून के लिए लोग सिफारिश में आए जिसका नाम फातिमा था, तो उन्होंने फरमाया कि खुदा न खास्ता मेरी अपनी बच्ची फातिमा तो ज़हरा भी होती तो उन पे भी ये हद लागू होती है। और ये भी फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था और कमजोर के लिए और। तो आम आदमी बात करे तो करे, मौलाना साहब किस तरह ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम क्या मुसलमान नहीं है? क्या उनको अपने दीन का नहीं पता कि वो कहेंगे कि नहीं करप्शन जायज़ है, ठीक है, लेकिन हमें रोटी सस्ती करो। वो कहते हैं रोटी भी सस्ती करो, लेकिन जिसने मेरा मुल्क लूटा है उनसे पैसा भी निकालो, उनको सजाएं भी दो। ठीक होगा। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने ब्रॉडशीट को कहा कि ये पनामा लीक्स की दूसरी किस्त है। अब वजीर आजम ने इस हवाले से एक मामले पर कमेटी हुकूमत ने बेसिकली बनाने का भी कहा। इस कमेटी का पर्पस क्या है बनाने का, और साथ साथ अगर ये बना दी गई है तो फिर ये काम किस तरह से करेंगे? कब लाएंगे वापस मुल्क में आप?
कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है कमिटीज इस तरह की इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकती हैं। वो इस पर अपना वर्क करेंगे और जाहिर है कोई जो रिपोर्ट फॉर्मुलेट होगी उसके फिर मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब देखेंगे कि उसके फिर आई थिंक FIA वुड बी अ प्रॉपर फोरम, क्योंकि FIA फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती है, लेकिन वो देखा जाएगा कि अगर नायब उसको समझती है नायब उसको उठा ले। लेकिन मैं दोबारा ये बात करता हूँ, देखें आप एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप अपने मुल्क के नहीं, जिस मुल्क में आप अपनी अदालतों से एक तरह से फरारी होकर बैठे हुए हैं, उसी मुल्क में एक इदारा खड़ा होकर आपके इल्जामात की बुछाड़ कर देता है। ठीक है। अच्छा अली भाई मुख्तसरन ये भी बता दें, ठीक है, गॉट द पॉइंट, डैमेज करेंगे जी। मुख्तसरन ये भी बता दें कि आप क्या करेंगे जिनकी जी प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये जितने व्हाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ने वाले कुछ मुआविन इदारे हमारे पास हैं, जो ओब्वियसली वज़ीर आज़म और आपकी गवर्नमेंट के नीचे हैं, वो तो सारे पॉलिटिशियंस और खासतौर पर अपोजिशन की जानिब मसरूफ हैं। तो मैं उस दिन सोच रहा था ये पढ़ते हुए कि क्या इस वक्त मुल्क में चाहे हमारी रियल स्टेट साइड है चाहे दीगर हमारी साइड है, कोई करप्शन नहीं हो रही? सिर्फ वाइट कॉलर क्राइम्स या इस तरह के करप्शन क्राइम्स सिर्फ पॉलिटिशियन से क्यों आ रहे हैं, बाकी इदारे वहीं सिर्फ क्यों मसरूफ हैं? इस हवाले से बताइएगा। जो फिगर्स कैबिनेट के साथ शेयर की गई वो नायब के हवाले से बता देता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में आई थिंक 389 बिलियन है, 389 अरब ये निकाल चुके हैं लोगों से, जबकि 10 साल में मून और पीपल्स पार्टी वर्ल्ड मिला के आई थिंक तो 150 अरब वो निकाला था। तो आप ये देखें कि प्रायोरिटीज किसकी क्या हैं, तो पैसा तो निकल रहा है। आप तो पंजाब में अगर देखें उनकी भी बड़ी फिगर्स उम्मीद अफजा हैं, तो लेकिन ये है कि बड़ा पैसा निकला है जो पॉलिटिकल एलिट्स रहे हैं उनसे, लेकिन और भी जो उन्होंने करप्शन, असल में देखें एक बिजनेसमैन जो करप्शन करता है या जो भी कुछ करता है वो भी एक क्राइम है। लेकिन उससे बड़ा क्राइम ये है कि आप जो रखवाले हैं कानून के, जो सियासतदान है, वो तो रखवाला है आइन का, सही, वो जब करप्शन शुरू करे तो वो तो बहुत, उसका तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। ब्रॉडशीट का मामला था, वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी बनेगी, तहकीकात होंगी, लेकिन वही सवाल है कि करप्शन तो हो रही है, आवाम के मसाइल अब तक कितना पैसा वापस आया, ये सवाल भी अपनी जगह। वैसे ये मुराद सईद साहब से बनता है, वो कहते थे 300 अरब फौरन लेंगे। खैर इस पे हम बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से, जिसमें इस वक्त तक मुल्क भर में कुल केसेस की बात की जाए, वैसे तो ओवरऑल दिसंबर के सेकंड वीक से कहा जा रहा है कि कुछ कमी वाकई हुई है। इस वक्त जो कंफर्म केसेस हैं वो 5,11,921 हैं, जबकि अब तक अगर कुल अमवात का जिक्र किया जाए अनफॉर्चुनेटली उनकी तादाद 10,818 हो चुकी है। ये फिगर्स हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस जहां पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है, वहां कराची में भी इस वायरस के जो मस्बत केसेस हैं उनकी शरह सबसे ज़्यादा है। दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी से है डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए 3 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं और उम्मीद है कि हेल्थ वर्कर्स को अगले माह से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लगाई जाने वाली जो वैक्सीन है उसकी मियाद कितनी है और कितना जो टाइम है इससे बंदा महफूज रह सकता है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद जो कि माहिर वबाज हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अभी बात भी कर रहे थे कि दिसंबर में हमें कुछ केसेस इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि कम समझ में आ रहे हैं कि कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है मुल्क में कोरोना केसेस के हवाले से, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और फिर वैक्सीन के हवाले से भी हम बात करेंगे। केसेस की शरह में एक्चुअली थोड़ी सी कमी आना शुरू हो गई थी, मगर लास्ट 1-2 हफ्ते से लगता है कि ये एक तो प्लेटू हो रहा है, एक ही लेवल पे आके अटक गया है, या शायद थोड़ा सा इसमें इजाफा है। देखना ये कि ये वाकई है या ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर नीचे आएगा। और जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो उम्मीद इस बात की है कि एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन जो है वो नेक्स्ट मंथ से लगना शुरू हो जाएगी, जिसके हिसाब ने बोला है कि ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, सेकंड वेव के अंदर हम जिस इमरजेंसी सूरत हाल की बात कर रहे थे, क्या हम उस खतरे से बाहर हैं इस वक्त? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज हमारे पास बिस्तर या हॉस्पिटल पे जो लोड था वो कुछ हद तक थोड़ा कम हो गया था, मगर अब पिछले हफ्ते में मैंने नोटिस किया थोड़ा सा दोबारा बढ़ना शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब उसमें मैंने वैसे तो डॉक्टर फैसल जो प्राइम मिनिस्टर के को-असिस्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर, उनसे मैंने पूछा था, लेकिन आप चूंकि डॉक्टर हैं और डायरेक्टली डील भी कर रहे हैं पब्लिक को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किस हद तक अपनी वैक्सीन बनाने की जानिब गए हैं? आपके पास क्या इत्तलात या इन्फॉर्मेशन है जो शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं गए तो क्या करना होगा हमें, ताकि क्योंकि भारत जैसे मुल्क अपनी वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। जी, तो याद रखिए भारत जो है उनके पास वैक्सीन बनाने की जो सलाहियत है वो बहुत पहले से है, वो पूरी दुनिया की वैक्सीन भी बनाते थे पहले।
सो एंड आई थिंक हम तो बहुत पीछे इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे पास तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अलबत्ता आई नो कुछ कंपनीज इसकी तरफ देख रहे हैं, वो वैक्सीन कैंडिडेट्स देख रहे हैं, अगर आएंगे तो वो प्रॉब्ली इस साल के आखिर की तरफ हमारी अपनी वैक्सीन हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, वैसे जिस वैक्सीन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, बेसिकली इस वैक्सीन का क्या एक प्रोसीजर होगा, कितने अरसे तक जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इससे कोविड से महफूज या उसके खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़त है उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा इसका? ये बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज ऑब्वियसली ये वैक्सीन बने हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ, तो वी डोंट नो कि इसकी कितनी अरसे तक इसकी इम्यूनिटी रहेगी। अलबत्ता वो जो इनिशियल स्टडीज जिसके अंदर हमने बहुत पहले लोगों को वैक्सीनेट करके देखा है कि इनकी इम्यूनिटी कितनी अरसे रहेगी, वो प्रॉब्ली इस साल के मिडिल तक हमको इसका जवाब मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए फिर खुदा न खास्ता चैलेंजिंग सूरत हाल फिर से हो सकती है, हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 18 तारीख से स्कूल्स भी खुल जाएंगे, आगे यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं, तो फिर हम एक दफ़ा फिर वो तजर्बा करने जा रहे हैं जो पहली वेव के बाद हमने किया था। आप बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट इसको कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मेरी तरफ से देखिए, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज थोड़े से एक लो रिस्क एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज बच्चों को यूजुअली इतनी बुरी बीमारी नहीं लगती एंड वो थोड़ा सा और कंट्रोल हो सकता है। जो हाई रिस्क चीजें जैसे शादी हो गई या बहुत बड़ी गैदरिंग्स हो गई, उस पर थोड़ा सा काबू पाया जाए तो वो प्रॉब्ली वुड बी अ मच बेटर आइडिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो इज्तिमा ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू इस किस्म के इज्तिमा। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ के बात कर ले, दुनिया भर के अंदर केसेस इसके कम नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी एक पॉजिटिव साइड देखी थी फर्स्ट वेव के अंदर, और अब सेकंड वेव के अंदर भी जैसे कि आप बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो दुनिया में जो इसका असर है वो अब तक बरकरार है, खासतौर पर UK USA के अंदर। तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या देख रहे हैं? हालांकि वो तो बड़े एडवांस ममालिक हैं, हेल्थ सर्विसेज भी बेहतर हैं, अब एक्सपीरियंस भी हो गए हैं कोरोना को लेकर। So actually मैं ये कह सकता एक 2 हफ्ते से केसेस तो ऐसे बढ़ रहे हैं, not बेहतर हो रहे हैं, but yeah, so I think देखिए, आप याद रखेंगे सारी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर वो अलग है, तो इस कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोनों केसेस के अंदर। याद है हमारे अर्बन जो एरिया है जहाँ पे ये वायरस ज्यादा फैलता है वो निस्बतन कम है कंपेयर टू ये बड़े ममालिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, वैसे ये जो हम अब नए वेरिएंट की बात करते हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे थे, केसेस कराची में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर मुल्क में ओवरऑल बात की जाए, क्या रीज़न है कराची में इतने केसेस रिपोर्ट होने की? तो इसकी probably बुनियादी वजह यही है कि कराची बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग करीब करीब रहते हैं, और जैसे आपको मालूम है वायरस एक से दूसरे फैलता है, जितना आप करीब रहें, जितना आप लोग आसपास में मिले जुले, इतना ज्यादा ये फैलता है। इस बार अगर आप गांव में देखें तो वहाँ पे यूजुअली लोग बाहर होते हैं, ज्यादा बहुत क्लोजली रह नहीं रहे होते हैं, एंड प्रॉब्ली यही इसकी रीजन है। ठीक है। वेल डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आप इस अहम मौजू पे हम असल मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, इसलिए हम गुफ्तगू भी करते हैं ताकि आपको नए एस्पेक्ट्स का पता चलता रहे। सो कोविड स्टिल एग्जिस्ट, कराची जैसे शहरों के अंदर ऐसी सेट मौजूद है, लाहौर जैसे शहरों के अंदर भी इनफैक्ट बहुत मौजूद है, जो ज़्यादा डेंस पॉपुलर सिटीज़ हैं, उनके अंदर एहतियात कीजिए। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अरफा करीम के हवाले से आपको बताएं तो अरफा करीम फैसलाबाद के गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1985 को पैदा हुई। 3 साल की उम्र में अरफा स्कूल में जाने लगी और अरफा करीम को पढ़ाई के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने का भी बेहद जुनून था। इसी जुनून की बदौलत उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया। अरफा करीम के हवाले से आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की दावत पर जुलाई 2005 में अपने वालिद के हमरा अमेरिका गई और वहाँ कौम की इस हनार बेटी को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की डिग्री दी गई और बिल गेट्स ने अरफा करीम से मुलाकात की। इसके अलावा अरफा करीम ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत अंदरूने और बैरूने मुल्क अपनी खुदादा सलाहियतों का लोहा मनवाया। 22 दिसंबर 2011 को अरफा करीम को मिर्गी का दौरा पड़ा। इसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। हालत तशवीशनाक होने पर अरफा को कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH में दाखिल कराया गया और इलाज के लिए बिल गेट्स ने भी अरफा की सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हालत कुछ बेहतर होने पर अरफा को अमेरिका मुंतकिल करने का फैसला हुआ, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था और अरफा करीम 14 जनवरी 2012 को सिर्फ 16 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गई। हुकूमत की जानिब से अरफा करीम को उनकी काबिल फ़ख्र सलाहियतों की बुनियाद पर हुस्न कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया और उनके नाम से एक IT टावर भी मौजूद है लाहौर में, अरफा करीम टावर के नाम से। तो ये हमारी कौम की होनहार बच्ची एक सिंबल है उन तमाम बच्चियों के लिए जो अब सामने आ रही हैं, जो अब कौम का नाम रोशन कर रही हैं इसी मामले के अंदर। बिल्कुल, और इसी मामले पे आज हमारे डिजिटल दुनिया के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात ऐसी ही कुछ माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल से करवाने वाले हैं। तो देखते हैं डिजिटल दुनिया।
मजे की बात यह कि अरफा के जाने से ये सफर रुका नहीं है। जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है और अब हमारे कई बच्चे इस फील्ड के अंदर हैं जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इस वक्त हम आपको दो ट्विंस सिस्टर्स से मिलवाते हैं जिनको आप देख के सरप्राइज भी होंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और इससे आपकी सुबह और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, जिन्होंने अरफा के नक्शे कदम पर चलते हुए PL 900 नामी सर्टिफिकेट अपने नाम किया और पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स बन चुकी हैं। बिल्कुल, इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दोनों ट्विन ज़ारा नुबिया। दोनों को हम वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो लेडीज, कैसी हैं आप दोनों? ज़ारा को शायद हम सुन नहीं पा रहे, शायद आपका माइक ऑफ है। जरा माइक ऑन करें। और वैसे भी आप तो IT एक्सपर्ट हैं तो आई थिंक आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। ज़ारा और ज़ुनूबिया के हवाले से जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया है और सर्टिफिकेट के हुसूल के बाद अब दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम ये रोशन कर चुकी हैं। बिल्कुल, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, कम उम्र हैं और ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। उनसे हम जानेंगे कि इनको ये शौक कैसे पैदा हुआ। मेरे ख्याल से छोटी सी उम्र में इतना जो कह लें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अरफा करीम का हम बार बार जिक्र करते हैं, उनके बारे में हम उनको आइडियलाइज करते हैं। बहुत सारे बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स। अच्छा जी, चले हमारे साथ आगे जरा चेक करते हैं। अल्लाह करे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी फाइनली आवाज। ज़ारा ज़ुनूबिया कैसी हैं आप दोनों? ठीक है। अच्छा, अब मैं हमारे लेफ्ट साइड पे ज़ारा है और राइट साइड पे ज़ुनूबिया है। ज़ुनूबिया, मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले तो अपनी अचीवमेंट के हवाले से बताएं। सबसे पहले बोलिए। आप दोनों को आवाज नहीं आ रही? अच्छा, थोड़ी शाय हैं, बात करना शुरू कीजिए। चले, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आके? अल्लाह, ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, अभी हम इसको सॉर्ट आउट करा लेते हैं और फिर ज़ारा ज़ुनूबिया से आप सबकी मुलाकात भी कराएंगे क्योंकि नॉर्मली थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बट विल मैनेज इट। अच्छा, हम जो कि यंगस्टर्स की बात करते हैं और इन यंग बच्चों की, ये कितना अच्छा ट्रेंड है और मैं इसका सारा क्रेडिट बच्चों को तो देता ही हूँ, बच्चों की जो इंटेलिजेंस उसको तो हम देती हैं, लेकिन जो वालिदैन होते हैं ये उनका बेसिकली एक कहना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो काम करते हैं कि इतनी इनिशियल एज के अंदर आप बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्टेस्ट हैं, जो कॉम्पिटिशंस हैं, उसके अंदर लेकर जाएं और फिर बच्चे अपने आप को मनवाएं। और सबसे पहले इमरान, पेरेंट्स को खुद भी अवेयर होना बड़ा जरूरी होता है कि अपने बच्चे के अंदर वो सलाहियतों को देखें। अच्छा जी, दोबारा से हम बात करें तो अरफा का भी यही था कि उनके वालिद का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ठीक हो गया। ज़ारा, आपको आवाज आ रही है? ज़ारा ज़ुनूबिया, Zara, can you hear us? There is something still wrong with the audio. We so want to talk to them. इतना मजा आ रहा था हमें ऑफ, मतलब हम जब इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और तब इतनी इंटरेक्शन हो रही थी, मजा आ रहा था मुझे, लेकिन स्टिल विल ट्राई टू टॉक और हम बात हाँ बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं वो चूंकि उनके वालिद का जिक्र करे थे तो अरफा के जो वालिद थे उनका बड़ा किरदार रहा। जब इवन वो बिल गेट से भी मिलने गई ऑब्वियसली तो उनके फादर उनके साथ थे। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली, और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारा पूरा मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है, दे आर टॉकिंग अबाउट अरफा। यही अचीवमेंट है उस बच्ची की जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी खिदमत बाकी हैं। एक दफा फिर वंस अगेन ज़ारा, आवाज आ रही है आप दोनों को? अरे बेहतरीन, शुक्र फाइनली। अच्छा ज़ारा ज़ुनूबिया, सबसे पहले अपनी इस अचीवमेंट के हवाले से बताएं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। True, all praises to Allah. There's no second opinion. We feel great that we have made Pakistan proud. अच्छा, अब दोनों में से जो भी बताना चाहिए दोनों बताएं। सबसे पहले बताइए, आप दोनों को शौक कैसे पैदा हुआ ये करने का? क्या बाबा ने कहा, मामा ने कहा, या खुद से शौक था कि आपने आगे जाना है, कंप्यूटर पढ़ना है? हमें इंटरेस्ट पहले से था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और फिर बाबा घर से काम करने लग गए तो फिर हमें और इंटरेस्ट हुआ। और जब बाबा की मीटिंग्स होती नहीं तो बाबा प्लेटफॉर्म बहुत बोलते थे और उससे हमें क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है पावर प्लेटफॉर्म। सही। अच्छा, हम ये भी बताएं इसके साथ साथ कि दोनों बहनें, चूंकि आप दोनों ही प्रोफेशनल्स हैं, तो किसी को एक को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? ज़ारा ज़ुनूबिया की हेल्प करती है, ज़ुनूबिया ज़ारा की हेल्प करती है? हम दोनों करते हैं, मतलब फिर भी कोई एक तो ज्यादा हेल्प करता होगा।
अच्छा, आप चूंकि ट्विंस भी हैं तो अक्सर आपकी कहा ही जाता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी अक्सर हैबिट्स चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो आप दोनों के इंटरेस्ट भी सेम है, खास तौर पे जब आप खेलने की बात करते हो, जब आप खेलते हो तो क्या एक जैसे गेम्स खेलते हो, एक टाइम पे पढ़ते हो, एक टाइम पे उठते, रूटीन आप लोगों की एक जैसी है या कुछ मुख्तलिफ है? नहीं, एक ही जैसी रूटीन है। एक ही जैसी है। अच्छा, ये दोनों कम कम बोलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सॉफ्टवेयर का काम कितना मुश्किल है? ये जो सर्टिफिकेट आपने लिया है, इसके अंदर क्या क्या किया जिसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिला है? कौन से ऐसे टेस्ट थे जो आपने किए? This is so cute. अच्छा चलें, ज़ारा आपसे मैं पूछता हूँ, आपको इस वक्त, आप जैसी और कई आपकी फ्रेंड्स इस वक्त टेलीविजन पे देख रही हैं, जो आपको देख रही हैं और वो कह रही होंगी कि हमने भी ज़ारा जैसा बनना है, तो आप उन सब जो आपकी एज फेलोज हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे, उनको क्या कहोगे, कैसे वो ये कर सकते हैं जो आपने किया है, किस तरीके से? They can set up documentations about it. Okay. Because they're quite a lot. Okay. So do you think we need a lot of hard work to achieve this, or we can do it easily? A lot of hard work. A lot of hard work. What are your future plans? Zara and Zanubia, क्या plans है future के? क्या करना है अब? Future is too far to discuss, but I would like to utilize technology in any field I choose. ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब आपके मामा बाबा जब इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने कर ली है तो वो आपको क्या कहते हैं फर्दर आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए? अब बाबा क्या कहते हैं आपको? कि और पढ़े हम लोग। बाबा कहते हैं और पढ़ते रहें। तो आपकी रूटीन क्या है? To study more and more. Yes. Move forward. अच्छा, चले हमें ये भी बताइए, चूंकि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ है, थोड़ा बहुत आपको बता भी रहे हैं, हमें ये बताइए कि आपकी रूटीन क्या है, आप कब उठते हो, कितना पढ़ते हो, उसके बाद कंप्यूटर पे कितना काम करते हो, आपका स्केड्यूल क्या होता है? हम लोग पहले उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, फिर हम लोग शाम में खेलने के लिए चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं। वाओ। फिर हम लोग फिर वापस पढ़ने लग जाते हैं। That's so cute guys। आप लोगों से बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बट आप लोग बहुत शाय हैं, कम कम बोल रही हैं। मामा पापा मेरे ख्याल से आपको गाइड भी करें, सो आई कैन इमेजिन कि कितनी सपोर्ट होगी और इनके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि टेक्निकली बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन के लिहाज से भी अगर थोड़ा सा और वर्क किया जाए ताकि इनकी कैमरा शाइनेस खत्म हो तो दुनिया भर के सामने ऐसा टैलेंट आना चाहिए, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे हमारे इतनी छोटी सी एज में, और छोटी भी है और इनका प्लस तो ये कि दोनों माशाल्लाह ट्विन्स हैं और एक जैसी हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। अच्छा जी, इन दी एंड आप हमें ये बताइए कि आपका हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, हु डू यू लाइक टू फॉलो, किसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो? ज़ारा एंड ज़ुनूबिया। सॉरी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप अब हमें ये भी बताइए कि डू यू हैव अ मैसेज फॉर द किड्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, आप उनको कुछ कहना चाहते हो? Yes, keep reading as much as possible and keep learning. Wow, what a great message. Thank you Zara and Zanubia. It was lovely talking to you. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, and we wish you a very best of luck for your future. आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें. Keep making us proud. They are so cute. मुझे वो लग रहा है कि वो बोलने इतनी talkative नहीं है, but still it was lovely talking to you. लेकिन ऐसे बच्चों का सामने आ जाना ही, और हमने यही कोशिश की कि कम से कम ऐसे बच्चों को सामने लेके आना ही एक बहुत बड़े एजाज की बात हमारे लिए है। Zara and Zanubia, last question. When you guys are coming to Pakistan, when are you visiting here? Very soon. We would love to have you on show. फिर हम आपसे ज्यादा बुलवाएंगे इंशाल्लाह। Thank you. Inshallah. Thank you so much. It was lovely talking to you. Wish you a very best of luck, Zara and Zanubia. हमारे पास दो ट्विन सिस्टर्स थी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स, और इतनी कम उम्र थी, बोलती कम थी लेकिन काम बड़े बड़े करती थी। और अरफा करीम की याद उन्होंने ताज़ा कर दिया। अरफा को याद करे तो इट्स बीन 8 years, लेकिन मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि तकरीबन हर साल, जब भी 8-9 साल के बाद भी जब अरफा हमारे बीच में नहीं है, तो हर साल कोई ना कोई ऐसी बच्ची, ऐसा बच्चा ज़रूर सामने आता है जिसके पास कोई ना कोई बड़ा एजाज़ होता है IT को लेकर। और आई थिंक अरफा वो एक ऐसा चिराग जला के गई हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से, जिसने एक ट्रैक सेट किया आने वाले बच्चों के लिए, और ये सिलसिला जारी है। एंड वी बिलीव कि अगर हम उसको प्रमोट करते रहें तो ये सिलसिला लाखों हजारों लोगों तक, हमारे सामने दो एग्जाम्पल थी जिन्होंने इस तरह से आगे लेके चल रही हैं। और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे आपकी कुछ मुआशी मामला। बिल्कुल, माशी सूरत हाल की बात करें तो हुकूमत मुसलसल दावा करी है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर हैं, बरामदात बढ़ी हैं, जिसके बाइस मईशत मुस्तहकम हो रही है। बिल्कुल, हुकूमत के इस दावे की किसी हद तक बैनुल-अक़वामी कंपनी मूडीज़ ने भी तायद कर दी है। वो माशी बेहतरी के कायल नजर आती है। मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बैंकिंग आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया है और बताया कि 2022 में माशी तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोरोना वबा के बावजूद रवां साल पाकिस्तानी मईशत मनफी से मस्बत हो जाए और महंगाई की शरह कम होकर 8% रहेगी। मूडीज की रिपोर्ट यकीनन मुल्क की मईशत की एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें महंगाई की तो आवाम का जीना महाल हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर महंगाई का नोटिस लिया है, अशाया खुर्रनोश की बात की, जस की कीमतों में कमी लाने की हिदायत की है। इस तमाम मौशी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे मौशियत खुर्रम शहजाद मौजूद है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मूडीज की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो ये पाकिस्तानी या मुल्क की मईशत के हवाले से कितनी हौसला अफजा है? देखिए, अच्छी खबर है और क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जिसके मूडीज है, S&P है और फिच है, ये 3 इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जो ममालिक को डिफरेंट ममालिक को जो है वो रेट करती हैं। रेट इस तरह से करती हैं कि वो इनके फाइनेंसेस देखती हैं, वो इनकी मईशतें देखती हैं कि मईशत किस सिमत में जा रही है और उस मईशत से क्या जो है वो रिजल्ट्स आएंगे और उन मईशत से कितना ज्यादा फायदा एक आम आदमी को भी होगा, प्लस गवर्नमेंट किस तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेगी और जो मुल्क है वो किस तरह से ट्रेड करेगा और जो कर्जदात की अदायगी है वो कितनी बेहतर कर सकेगा या कर्जे ले सकेगा। तो ये सारी जो सूरत हाल होती है, ये रेटिंग एजेंसी जो है तकरीबन मोर एंड लेस इन चीजों को देखती है और ये मूडीज भी जो है इसी तरह से रेट करती है डिफरेंट ममालिक को। तो इसने 2 चीजें की हैं अभी। एक ये कि पाकिस्तान का आउटलुक क्या है, यानी कि इस साल और अगले साल ग्रोथ जो है, यानी कि जो मईशती शरह नमू है वो क्या आएगी। तो उसने ये कहा है कि तकरीबन इस साल तो शायद बहुत ज्यादा ग्रोथ ना हो, बट पॉजिटिव ग्रोथ लगती है 1.5% तकरीबन। लेकिन जो 2022 है, अगर यही मोमेंटम चलता रहा तो 2022 में तकरीबन 4% से ज्यादा ग्रोथ होगी, जो कि एक अच्छा साइन है। तो आउटलुक जो है स्टेबल कहा है और ये कहा है कि बेहतरी की तरफ गामजन है और इससे ये जा सकता है कि नौकरी आ सकती है, महंगाई में कमी आ सकती है और ग्रोथ बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ने 2018 से जो सफर जहां से शुरू किया था, इसका मतलब है कि अगर ये वाला मोमेंटम रहता है तो 2022 तक तकरीबन उस मार्क पे गवर्नमेंट पहुंच जाएगी जहां से इसने ये सफर किया था। तो इसकी कोई पॉलिटिकल माइलेज देखते हैं आप इस हुकूमत को जो फिल वक्त इकोनॉमी के हवाले से चैलेंज फेस कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज तो मेरे ख्याल कोई बहुत ज्यादा मिल सकती है इन नंबर्स के साथ, लेकिन ये हो सकता है कि देखिए ये गवर्नमेंट 2-3 अच्छे ऐसे काम कर रही है जो कि लार्जर बेनिफिट में है, जैसे कि पावर कंपनीज के साथ, IPPs के साथ मायदा रिन्यू करना, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे उसका छोटा सा इम्पैक्ट है, बट रिन्यू करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा होता नहीं है दुनिया में ज्यादातर। तो ये एक अच्छी बात है। फिर सर्कुलर डेट की तरफ जो है वो बात की जा रही है। फिर जो है ये बात की जा रही है कि आप किस तरह से जो है वो गलत प्रैक्टिसेस को ठीक करें। एटलीस्ट बात हो रही है, चेकअप किया जा रहा है सिस्टम को। तो ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल माइलेज की बहुत बड़ी होगी, बट स्टिल आप अगर लार्जर बेनिफिट में देखते हैं, बियॉन्ड 5 साल देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट आती है, उसे 5 साल देखती है, 5 साल में वो सब कुछ करती है, उसे माइलेज देती है, फिर दोबारा आने की कोशिश करती है। लार्जर बेनिफिट तो वो ज्यादा बेहतर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब मईशत तो बेहतर हो रही है, मूडीज की रिपोर्ट भी है और ओवरऑल भी हुकूमत दावा कर रही है। दूसरी तरफ महंगाई की बात करें, उसका जो कह लें एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि जब हमारी आम पब्लिक तक इसके असर जाने की बात होती है तो महंगाई तो अभी तक उसी तरह से कायम है। मईशत बेहतर हो रही है, वही बात कि पब्लिक तक तो इसके असर नहीं पहुँच रहा। बिल्कुल सही बात है और महंगाई सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इस गवर्नमेंट का खास तौर पे। और महंगाई में एक और महंगाई के अंदर सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये कि बेसिक महंगाई जो है, जैसे फूड इन्फ्लेशन है, वो बहुत पहले की बात है। और दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम है कि नौकरियां अभी तक वैसी आना शुरू नहीं हुई है। तो मुझे लगता ये है कि ये 2 बड़े पेन पॉइंट है। ग्रोथ को बढ़ाना, पुलिस कहता है 1.5%, क्योंकि हमारा पोटेंशियल 7 से 8% है। 7 से 8% हमें चाहिए, 7 से 8%, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आ रही है हर साल 15 लाख 18 लाख,
उनको हमें नौकरियां देनी है, तो नौकरियां देने के लिए हमें ग्रोथ की जरूरत है, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो गवर्नमेंट या तो खुद अपने तरफ से इन्वेस्ट करे, अपनी रिसोर्सेज को सही लगाए, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इस काबिल करे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर जो हो भी रहा है बेहतर करे। ग्रोथ के साथ आपकी महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता जब आपका रोजगार होगा ना, तो महंगाई के साथ आप फाइट कर सकते हैं। तो रोजगार पे काम करना चाहिए। प्लस ये जो पूरी चेन है हमारी जिसमें महंगाई बढ़ती है, होर्डिंग होती है, पूरी चेन में जो है मैनिपुलेशंस होती है, इसको गवर्नमेंट जो है वो एक्शन उसका भरपूर तरीके से ले। अभी तक मेरे ख्याल में इस पे काफी ज्यादा जो नाकामी हुई है। और जो चेन आप बता रहे हैं, जो ओब्वियसली हर मारी मईशत हमें बताता है, उस चेन को लेकर हम अगर आगे टारगेट्स को कैलकुलेट करें इन 2022 और 2023 तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अगर मैं नामुमकिन का वर्ड यूज करूं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन इंतहाई चैलेंजिंग होगा। अच्छा, आपने चूंकि बात की ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की, गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा डिपेंडेंट खुर्रम भाई नजर आती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। हुकूमत नए शहर भी आबाद करना चाह रही है लाहौर रावी के पास, और उसके अलावा भी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर सैंक्शंस को हटाया गया है, ईज किया गया है, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से सवाल जवाब नहीं किया जा रहा, नई पॉलिसी दे दी गई है। तो क्या सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंड करके, जो कि ओब्वियसली जिसकी स्ट्रेंथ जिसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, हम कुछ अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, खासतौर पर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स क्रिएशन, जिस तरह आपने कहा? देखिए, ये बड़ा आपने बहुत ही क्रूशियल एक पॉइंट रेज किया है। दुनिया भर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लीस्ट प्रोडक्टिव समझी जाती है। लीस्ट प्रोडक्टिव यानी कि इससे कम आउटपुट आता है। खासकर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, रेजिडेंशियल जो है वो कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, कमर्शियल भी नहीं। तो देखिए, ये बड़ा चैलेंज है, ये नहीं हम कर सकते। ये थोड़ा सा आजकल एक बनी हुई है बात कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप एमनेस्टी दें, बूस्ट करें, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमी चल पड़ेगी। टू सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है, बट प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो देखिए, हम इस प्रोग्राम में भी बोलते रहे, प्रोडक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना एक बंदा आउटपुट बनाता है, फिर उसके अगेंस्ट अर्निंग कितनी लेता है, उसको खर्च करता है, फिर इकोनॉमी में पहिया चलता है। इससे पहिया चल सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को सिर्फ ये कहना कि जी रेजिडेंशियल को जो है आप बनाएं और फिर बैंकिंग चैनल्स को इस काबिल करें, या फिर उनको लोन जो है दें लोगों को कि जी आप घर बनाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं हमेशा ये कहता आया हूं, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं, सप्लाई आप इनेबल कर रहे हैं, डिमांड में एक आम शहरी की अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाएं। अगर वो कमाएगा एक्चुअली घर बनाएगा ना, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको नौकरी नहीं, आप कमाएंगे नहीं, आप घर बनाएं। कैसे बना सकता है वो घर? पहले तो नौकरी का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंजिंग है कंस्ट्रक्शन से पुल करना। इनिशियली थोड़ा हो सकता है, बट इस पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए, वो आपको जो है वो पुल देंगे जो कि इकोनॉमी में बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम नुक्ता है, जब भी बात करते हैं हम ऑलमोस्ट हमारी जो गुफ्तगू का हासिल होता है वो यही कि गवर्नमेंट जिन मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करी उसमें से कुछ तो बिल्कुल ठीक हैं, जैसे हमारी फॉरेन जो एक्सचेंज, जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, हमें बहुत ज़्यादा इनकम बाहर से हमारे पाकिस्तानियों ने डॉलर्स वगैरह भेजे हैं फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे नॉवल निगार, शायर, मुतरज्जिम, सफारतकार और आलिम प्रोफेसर अहमद अली की, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। उनकी जिंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट है, और दिखाते हैं आपको।
अहमद अली साहब की खिदमत के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, और पाकिस्तान में खास तौर पे बड़ी सगीर में तो उमूमी तौर पे, और पाकिस्तान में ऐसी इतनी शख्सियात पैदा हुई, और फिर लाहौर में इनफेक्ट इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसी हुई हैं कि जब हम उनका मुताला करना शुरू करें, इस बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि हमारे जो ओवरऑल यंगस्टर्स हैं या यूथ हैं, हम कितना दूर हो गए लाइब्रेरी से ना, बिल्कुल किताब कल्चर, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद को भी इस पर ब्लेम करता हूँ, हम नहीं पढ़ते। तो किताब से दूरी कहते हैं कि मजमूई तौर पर कौमों की तबाही की वजह बनती है, हमें किताबों की तरफ जाना चाहिए, इन लोगों को भी पढ़ना चाहिए और इसके साथ साथ अपने इंटरेस्ट की चीजें भी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे कहते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, बुक रीडिंग की हैबिट हम सब में होनी चाहिए, रोजाना कुछ नहीं तो 1-2 पेजेस पढ़ के सोने ही चाहिए आपको। सो इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 10 बजे के बाद भी। हमारे पास बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। Stay tuned to Expresso. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बारी है हमारे सेगमेंट सफर है शर्त की, जिसमें आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं सफर है शर्त। सफर शर्त के बाद फिर हम आ गए, आपने परेशानी हो ना हम भी आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वकार अहमद मलिक भी। पहले वो आपको पहाड़ों की सैर कराते थे, अब वो आपको लेके जाएंगे सहराओं में, थर के सहरा में वकार अहमद मलिक आपको लेके जाएंगे। और हम आपको ये भी बताएं कि चूंकि सफर शर्त का मतलब ही है कि हमने सफर करना है और हमने हर हिस्से में जाना है, और पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से है। तो हम फिलहाल सहराए थर की अगर बात करें, जिसको जन्नत अर्जी भी कहा जाता है, थर एक ऐसा जहां है जहां हयात जदीदा, मुआशरे के बदलते रंग, आसमान की वुसअतों को छूती दुनिया, कुलूब अज़ार और अफकार के तनव्वुर, सहूलियात और आसाइशात की अगर बात करें तो उनके नित नए अदवार और ज़हन रसा की बुलंद परवाजियों से कुछ मामला नहीं। थर पार कर दुनिया के 17 जो बड़े सहरा हैं उनके अंदर आते हैं, और 17 में बड़े सहराए आज़म थर का एक हिस्सा है, जिसका दूसरा बड़ा हिस्सा भारत के अंदर मौजूद है। और हम अगर इसकी खूबसूरती की बात करें, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, 75% हिस्सा इसका भारत, जबकि महज 25% हिस्सा पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़ है। कराची से ये तकरीबन 400 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़ है, और दुनिया में काबिल काश्त सहराओं में इसका 9वां दर्जा है, यानी कि यहाँ पे काश्त भी की जा सकती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उगाई भी जा सकती हैं। और सहराए थर के हवाले से हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन ज़्यादा हमें बताएंगे वकार अहमद मलिक, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। वकार भाई, आप पहुंच गए थर, कैसा आपका पहला इंप्रेशन जो पड़ा थर का, कैसा लगा आपको? थैंक यू अर्मला, थैंक यू इमरान। हम इस वक्त थर में हैं, और जब हम टेबल में एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं तो शायद चंद फुट का फासला होता है, और इस वक्त मेरे और आपके दरमियान में 1400 किलोमीटर हाइल है। और इन 1400 किलोमीटर के जो फासला तय करके मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जो कि फनकारों की सरजमीन है, जो मोरों की सरजमीन है, जो रेत की सरजमीन है, जो लोक कहानियों की सरजमीन है, और यहाँ हर तरफ खूबसूरती है। और थर के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, वो यकीनन हम दूर करेंगे सफ़र शर्त में। और इसके अलावा जो है मेरे साथ इस वक्त बड़े अच्छे फनकार भी मौजूद हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि तकरीबन हमें मतलब थ्रू आउट जितनी भी रोड्स थी इमरान भाई, वो बहुत अच्छी थी। मिट्टी में जब हम एंटर हुए तो यकीन कीजिए कि ऐसे लगा कि जैसे को मिनी इस्लामाबाद में हम एंटर हुए, मतलब कम से कम मिट्टी के हद तक तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बहुत डेवलप्ड है, और रोड्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, और बहुत ही कमाल यानी हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो फर्स्ट इंप्रेशन था जो थर का। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के पास थर जैसी जगह है, और यहाँ पे तो अगर ये शायद किसी और मुल्क में होती तो हर जगह पे कैंपिंग साइट्स होती हैं, और टूरिज्म का एक क्या कहते हैं, एक बूम होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी हम सफर शर्त में डिस्कस करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो बहुत ये बिल्कुल जो आप बता ऐसा ही है, और जब आप आगे भी जाएंगे, आगे भी आपको सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाते रहें और हम लोगों को दिखाते रहें। मगर भाई, ये जो आपके साथ खड़े हैं साहब, कोई फनकार लग रहे हैं, हमें मालूम है आप किसी ऐसे आम आदमी के साथ तो खड़े नहीं होंगे, डेफिनेटली आर्टिस्ट होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं जरा इनके बारे में भी हमें बताइए, कौन है ये, क्या करते हैं, जरा तारुफ करा दीजिए। इमरान हसन इस वक्त जो मेरे साथ फनकार खड़े हैं, ये बहुत बड़े दिल के फनकार हैं। इन्होंने 2006 में परफॉर्मेंस दी थी मिठी रेडियो स्टेशन में, और जब मेरी इनसे बात हुई तो ये सीने से लगा के बैठे हुए थे। ये इनके लिए एक बहुत मताया याद किस्म का सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ है कि 6 से 7 बजे शाम इन्होंने परफॉर्मेंस दी, 3 आइटम्स किए, पर आइटम इनको 300 रुपये पे किया गया, और 900 रुपये इन्होंने उनका वो मुआवजा था। और इस बात को 15 साल बीत गए हैं। नूर मोहम्मद के लिए बहुत बड़ा वो एक सर्टिफिकेट है, ये एक बहुत बड़ा, ये समझिए कि मताया हयात है। नूर मोहम्मद साहब जो हैं वो, उनसे हम थोड़ा सा आपके लिए
डेजर्ट के हवाले से जरूर, आप देखिए जरूर, कि डेजर्ट की वो जो कूक होती है, जो एक दर्द होता है उनकी आवाज में कितना है। तो नूर मोहम्मद साहब अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए जो गुनगुना दें। मुल्क मारी जो अजती गो परे, मुल्क सतिय जो अजती गो परे, कद कोटन में मारी रोज पीरोए, कद कोटन में मारी रोज रोए, माड़ी चढ़ियो मारे से, माड़ी चढ़ियो मारे से, घोड़ी ते प्यो घोड़े करे, अला घोड़ी ते प्यो घोड़े करे, कद कोटन में मारी रोज रोए, काले वठो आकारों जरे, काले वठो आकारों जरे, भालवा जू प्यो भिद्रू भरे, अला भालवा जू प्यो भिद्रू भरे, कद कोटन में मारी रोज रोए, कद कोटन में मारी रोज रोए। वाह 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 वाह, क्या बात, मजा आ गया। मीठी नूर मोहम्मद साहब, आप ऐसे ही गाते रहें, ऐसे ही आबाद रहें। वकार भाई बहुत शुक्रिया, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, लेकिन आपसे ये भी कहेंगे कि हमें ज़रा इस किस्म के मनाजिर दिखाते रहिएगा। हम वी वुड लव टू वॉच इट। और इन्होंने कहा ना, जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़मीन है थर, तो थर रोमांस की ज़मीन भी है। यहाँ पे उमर मारवी जैसे रोमांस के किस्से भी हैं, मारवी की बाक़ियात, उमर का कला अभी तक। फिर ये हिस्टोरिकली हम यहाँ पे जब जाते हैं, ठट्ठा बदीन के इलाके आते हैं, जहाँ पे सबसे कदीम तारीख मौजूद है, सबसे पुराना मकली का कब्रिस्तान मौजूद है। तो सिंध जो है ना, वादी सिंध, ये हमारा सबसे बेहतरीन तारीखी असासा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस सीरीज में जो कि आप ये शुरू कर रहे हैं वकार मलिक, तो इसमें बहुत कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें सुनने को भी मिलेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेवल भी हमारा डेवलप होगा। अच्छा इमरान, अब हमने लोगों को घूमने की आदत डाल देनी। हाँ, वैसे भी आपको एक और जगह भी हम घुमाने वाले हैं। वो घुमाना हमने आपको ये कि हमने आपको अर्जी जन्नत के हवाले से भी कहते हैं कि सराय थर को कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जमीन पर एक हकीकी जन्नत का नजारा भी है, जिसके बारे में आपको सेगमेंट रोड टू श्रीनगर में बताएंगे। बिल्कुल, और इन्होंने जो कि जिक्र किया तो आप समझ तो गए होंगे, रोड टू श्रीनगर की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। रोड टू श्रीनगर में हम भारत के जुल्मों सितम तले दबे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हुस्न आज तक उस तरीके से लोगों के सामने आया नहीं है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि हम लेकर आएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है और भारत किस तरीके से उसकी खूबसूरती को गजन पहुँचा रहा है, जो कुदरत के हसीन मनाजिर के इम्तजाज के तौर पर हमें नज़र आता है। और इसका शाकार पूरी दुनिया में खूबसूरती के एतबार से जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का कोई सानी नहीं है। वो कश्मीर जिसे दुनिया में जन्नत माना जाता है, जहां सालाना लाखों सयाह कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने जाया करते थे। आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें श्रीनगर शहर के हैं, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें दरमियान में बहती जो डल झील है वो दुल्हन की तरह सजाई गई है। कश्तियाँ इस कदर खूबसूरती से सजाई गई हैं और वो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। डल झील मोस्ट फेवरेट, जब मैं इसको देख रहा था जैसे दिल बंदे का साथ रह जाता है। जीरो पुल का नजारा है ये अमला, और गुज़िश्ता रोज रूई के नरम नरम उड़ते गालों की तरह गिरती बर्फ और लोग इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इससे ज़्यादा रोमांटिक मंजर शायद दुनिया में कहीं होता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन विंटर्स के अंदर जम्मू कश्मीर हो, ये ज़ीरो पुल हो, उस पर स्नोफॉल और हल्की हल्की सी लाइट जो आप देख रहे हैं, इससे वाबस्ता बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ख़ासतौर पे हम अगर टूरिज़म की बात करें, उनका चूल्हा तो ठंडा पड़ गया है भारतीय जुल्म की वजह से, लेकिन हम ये बात बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों का दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। और ये खूबसूरत मनाजिर बर्फ और किस तरह से एग्जैक्टली, और ये हमें बहुत एक फैंटेसाइज करते हैं ये सारा मतलब।
कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिले। जिस तरीके से हम आपको थरपारकर से कश्मीर की बर्फपोश वादी में लेकर गए, ऐसे शायद आपको इतनी सुबह अच्छी कहीं नहीं मिली। किसी ने हम कहते हैं ना, हमें साथ हमारे रहा करें और हमें देखते रहा करें और बताते रहा करें। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छा लगा हमारा ये सेगमेंट रोड टू श्रीनगर। हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे, बहुत कुछ बताते रहेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लगा अभी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और वी आर जस्ट टाइंग अप द थिंग्स। इस उम्मीद के साथ कि आपका वक्त अच्छा गुजरा है। अब हमने पिछले मुसलसल आई थिंक एक वीक से हम सेगमेंट मुसलसल लेके आ रहे हैं, वो है उड़ता सितारा, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोगों से जिनको आप नहीं जानते, लेकिन हम आपकी पहचान करवाते हैं। सो आज भी देखते हैं उड़ता सितारा। जी, और अब आपकी मुलाकात इस सेगमेंट में हम कराने वाले हैं पेशावर की सना बहादुर से, जो नाम ही की नहीं काम की भी बहुत बहादुर है। 15 साल सना बहादुर है वो कुव्वत समात और गोयाई से महरूमी के बावजूद स्कॉश की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सना के छोटे भाई भी स्कॉश खेलते हैं। सना ने गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा होने वाली जो अंडर 15 है स्कॉश चैंपियनशिप वो जीती है। और सना को स्कॉश खेलने का शौक कैसे पैदा हुआ, उन्होंने कैसे सीखी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सना के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात बिल्कुल। और सना के बारे में जैसा कि हमने आपको कहा कि सना नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन खेल ऐसे सकती है कि चैंपियन बन गई हैं। क्या बात है सना बहादुर की। और उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं शेर बहादुर साहब, जो कि पुरफखर अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके से अपनी बेटी के साथ बैठे हैं, स्क्वाश खिलाते हैं, एक मिसाल हैं। शेर बहादुर भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर हमें इतना अच्छा लग रहा है। और आप जैसे वालिदैन हमारे लिए एक इतने बड़े हौसले की बात है, जिनको हम देखते हैं, जो अपनी बच्चियों पे खास तौर पे फोकस करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में आए। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको सना को कैसा लग रहा है हमारे शो में आकर, कैसी लग रही है आपको ये सुबह? बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हम यहाँ आए। सारी दुनिया में देख रही है, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नहीं, इट्स एन ऑनर। अच्छा, इसके साथ साथ सना ने कल जीती है अंडर 15 स्कॉश चैंपियनशिप। क्या कहेंगे, किस तरह से आप मतलब अपने जज्बात का इजहार कीजिए, कितनी खुशी हुई, क्योंकि आपकी बेटी माशाल्लाह इतनी बहादुर है, किसी भी महरूमी को आड़े नहीं आने दिया उन्होंने। और सना से भी जरा पूछिए ना, सना को कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? जी सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल एक तो सना की 13 जनवरी बर्थडे भी थी इनकी, की लास्ट फाइनल थी। अच्छा अच्छा, हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहले भी जीत चुकी थी, लेकिन ये कल की मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि एक तो इनकी बर्थडे थी, तो और 15 की लास्ट मैच थी। अब इंशाल्लाह ये अगले अंडर 17 अंडर 19 के लिए, क्योंकि 15 से कल से चली जाए 15 साल की पूरी होगी। और कल इन्होंने 3 स्टेट जीत के बहुत अच्छा वो किया, परफॉर्मेंस किया था माशाल्लाह। वो और जीतने से ये भी हुआ ना कि कम से कम वो जो अब जिस एज की कैटेगरी में ये खेलती हैं, उससे भी कम से कम आगे इनको फायदा होगा। सना से जरा पूछिए, सना को भी हम चाहते हैं हमें बताएं वो। क्या कह रही है? तो ये कह रही है कि कल चैंपियनशिप जीत के मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है। मैंने इसको कहा कि वो मुबारकबाद इसी भी हमारा सना को भी हमारा शुक्रिया अदा कर दे हमारी तरफ से कि ये हमारे शो का हिस्सा बनी हुई है। सो प्राउड ऑफ हर कि इतनी ये टैलेंटेड है और जिस तरह से ये मतलब मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारा हकीकी उड़ता सितारा है हमारा ये, वाकई। अच्छा ठीक है। साथ साथ सना से भी हमारी बातें होती रहेंगी, और खासतौर पे जो लोग हमारे इंतहाई स्पेशल हमारे बच्चे, हमारे दोस्त जो कि साइन लैंग्वेज समझते हैं, उनके लिए भी सना एक्सप्लेन करती रहेंगी अपने आप को। अच्छा, आपके हवाले से स्पेशली शेर बहादुर साहब, चूंकि आपने कहा कि 15 साल की हो गई है, अभी अंडर 17 भी खेलेगी, अंडर 19 भी खेलेगी उसके बाद इंशाल्लाह, तो फ्यूचर प्लान्स आप क्या कर रहे हैं? आप इसको एज इंटरनेशनल चैंपियन देखना चाहते हैं? प्रैक्टिस कैसे करवा रहे हैं इसको, और क्या माली वसाइल हैं आपके पास इतने सना के लिए? सर बस माली वसाइल तो है भी और भी है, बस कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक इरादा है, बाकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सपोर्ट भी तो कोशिश करूंगा। यही ये असल में सवाल पूछने का मकसद ये था ना कि अगर माली वसाइल नहीं है तो आप जरा बयान कीजिए कि जो अथॉरिटीज हैं इस हवाले से कैसे आपको सपोर्ट कर सकती है। आपकी इतनी टैलेंटेड बेटी है माशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल हमारी जी मैम, बोलिए बोलिए आप।
हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक चल सकते हैं तो इंशाल्लाह चलते हैं, क्योंकि मेरा तो एक मिडिल तबके से ताल्लुक़ है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है मेरा मोहल्ला जिंगी में, मैं तो वही बिजनेस करता हूँ, बाकी कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन ये 2016 से हम लोग लगी हुए और अभी तक तो अपनी मदद आपके तहत चल रहे, आगे अल्लाह मालिक है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ शेर बहादुर साहब, हम जानना चाहेंगे सना की प्रैक्टिस और जब ये स्क्वॉश खेलती हैं किस तरह के चैलेंजेस हैं वहाँ पर? प्रॉपर इनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे ये प्रॉपर स्क्वॉश की प्रैक्टिस कर सकती हैं, और वैसे इनकी क्या रूटीन है? जी बिल्कुल है। पहले हम पीएफ में खेल रहे थे, लेकिन अभी ये कोरोना के वजह से पीएफ बंद है, तो हमें कमर दमान स्क्वॉश कम्प्लेक्स में यहाँ पर वो मिला है, तो यहाँ पर कहते हैं हमें ज़्यादा सपोर्ट जो है ना कमर दमान साहब के हासिल है, क्योंकि मैं उसके साथ केपी स्क्वॉश एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। और वो स्पेशल इन दोनों बच्चों में स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे, ये उनकी ख्वाहिश है कि ये आगे बढ़े और वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमारी। अच्छा, चूंकि आपका फिर स्क्वॉश के खेल से एक इनडायरेक्ट ताल्लुक तो आपका बन ही जाता है। सना के अंदर बतौर प्लेयर आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देख रहे हैं जिनसे आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती है और पाकिस्तान के लिए एजाज़ लेके आ सकती है? टेक्निकली थोड़ा कुछ हमें बता सकें आप। हाँ, अच्छा, ये सना में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो फिजिकली ये उसके लिए बहुत फिट है, इसके हाइट और वो भी बराबर है, और दूसरी ये कि जो हमारे लेजेंड है कमर दमान साहब है या दूसरी जो सीनियर प्लेयर है वो सब या कोचेज है, वो जब सना को देखते हैं तो कहते हैं कि ये एक गॉड गिफ्टेड है स्क्वाश के लिए ये है, क्योंकि स्क्वाश में हाइट और इन चीज़ों की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है। बाकी ये टैलेंटेड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, क्योंकि तकरीबन 4 साल में इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, 5 गोल्ड मेडल्स हैं इनके साथ, और अंडर 15 पाकिस्तान नंबर 1 है माशाल्लाह। और ये भी अल्लाह ने बहुत बड़ी करम की कि वो बरकरार रहा। कल 15 साल की पूरी हुई गई और अभी तक उसने अपने वो चैंपियनशिप के वो अल्लाह करे ये फ्यूचर में भी इस तरह से बरकरार रहे और इसी तरह से हम सबका नाम रोशन करती रहे। अच्छा, अब हम चाहेंगे शेर बहादुर साहब के सना हमारे देखने वालों को कोई मैसेज दे साइन लैंग्वेज में, आपसे आपके थ्रू जिस तरह से भी वो देना चाहे। साइन लैंग्वेज में दे तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, जितने लोग उसको देख रहे हैं, जितने बच्चियां उसको देख रही हैं जो उसको आइडलाइज करती हैं कि किसी भी महरूमी को उसने आड़े नहीं आने दिया और वो एक चैंपियन है, सो कोई मैसेज आप सना से कहिएगा हमारे देखने वालों के लिए। जी जी जी, सना तो स्कूल की खबर का तासुरा शेष तस्वीर के तासुर आने कमजोर ने खबर अच्छा, ये कह रहे कि बच्चों की कि इसके लिए बोलने या सुनने की जरूरत नहीं है। आपके के आई से और आपके ब्राइट माइंड जो है ना, आपकी ब्राइट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, कोई इसकी डिटर्मिनेशन कमाल है। अच्छा शेर भाई, एक थोड़ा सा बिट इमोशनल क्वेश्चन, जब आपकी बेटी हो और उसके अंदर आपको पता चल जाए कि इस किस्म का इशू है हेल्थ के लिहाज से कि वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती और माशाल्लाह बाकी फिजिकली इतनी फिट हो, एक कैसी फील बीइंग अ फादर आपको किसी मोड़ पे लगा कि शायद ये कहीं लायबिलिटी ना बन जाए? और फिर उसके बाद व्हेन शी प्रूवन हरसेल्फ एक चैंपियन के तौर पे, तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग थी? इस हवाले से हमें बताइए। सर बहुत मुश्किल है। जब स्टार्ट में हमें पता चला कि सना बोल नहीं सकते तो यकीन करें हम कुछ दिन तो बिल्कुल हमारी बोलती बंद हो गई थी, बिल्कुल हम बोझ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर काफ़ी फिरते रहे इलाजों के लिए और परेशानी अब काफ़ी थी, लेकिन जब हमने स्क्वाश की विजिट किया और कमर दमान साहब से मिले, फिर वहाँ पर जब इन्होंने गेम शुरू किया तो पहले सब कह रहे थे कि यार ये तो ना बोल सकते ना से कैसे, लेकिन जब इन्होंने खेलना शुरू किया तो फिर सब कह रहे थे कि नहीं ये बहुत जल्दी पैक कर लेते हैं। बिल्कुल प्रूफ किया और इससे नो डाउट इन्होंने खुद को प्रूफ किया और दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। हम चाहेंगे चूंकि हमें ब्रेक लेनी है, शेर बहादुर साहब सना हमारे देखने वालों को एक अल्लाह हाफिज कह दे प्यारा सा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सना, थैंक यू सो मच, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सना बोर हमारे साथ मौजूद थी, कुव्वत समात और कुव्वत गोया से महरूम थी, बट स्टिल शी इज अ चैंपियन और बहुत सारी लड़कियों के लिए ये मिसाल है और जो लोग देख रहे हैं इनको मेरे ख्याल से आपके पास क्या एक्सक्यूज है? नहीं होना चाहिए, बी लाइक सना। इसी मौके पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा वैसे तो शुरू हो चुका है। उमूमी तौर पे हम जो बड़ी हार्ड किस्म की खबरें हैं वो पहले कर लेते हैं, लेकिन आज हमने कहा कि ये हिस्सा ज़रा संभाल के रखें क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट का पहलू भी बहरहाल मुझे तो लगता है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका सुपर पावर की बात कर रहा हूँ। अमेरिका की बात करें तो इस वक्त वहाँ सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की हामियों की तरफ से शदीद हंगामा और एहतजाज का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका में बात की जाए तो सियासी बहरान अपनी जगह, लेकिन नई इंतजामिया भी आ रही है। रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स को इक़्तिदार की मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को देखा जाए तो ये ट्रंप के दौर में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। अब देखना यह कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम क्या करते हैं। उन्होंने वैसे तो वज़रा को होमवर्क करने की हिदायत कर दी है और आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो पाक अमेरिका ताल्लुकात की तो वो भी कुछ बेहतर होते नजर बिल्कुल। और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्या अमेरिका अपने अंदरूनी मामलात जो कि इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं उससे निकल पाएगा कि वो बैरूनी दुनिया की जानिब जाए और जोड़ तोड़ के मामलात दुनिया भर के अंदर करे। मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अफगान अमल, अमेरिका भारत ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन से मुतालिक चैलेंजेस और मौक़े मिल सकते हैं। अफगान अमल की बात हम करें तो इसमें अब भी पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के मुश्तरका मफाद में है कि यहाँ पर अमन हो। और कल बड़ा कैटेगोरिकली हमारे फॉरेन मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट थी कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। ये अमन एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है और इससे ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है। भारतीय असर रसूख खत्म काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने कर दिया है और ये नेचुरल है। पाकिस्तान को इसके लिए ज़्यादा एफर्ट मैं कहूँगा नहीं करनी पड़ी चूँकि नेचुरली कोई अलायंस भारत का बनता नहीं है। भारत की कोई जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है नहीं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए वहां पे मुसलसल भारत अपने असर रसूख में इजाफा कर रहा था, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। अभी हम बात करें तो जो बाइडन की नायब सदर जो कैमला हैरिस हैं उनकी मकबूजा कश्मीर और भारत में जो अक़लियतों से मुतल्लिक़ बयानात हैं वो सबके सामने हैं। ताहम अमेरिका और भारत के दरमियान इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और खित्ते में जो ताल्लुकात का तवाज़ुन है वो भी बड़े चैलेंज है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने काम करना है। बिल्कुल, इस हवाले से हम तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ हमारे एंकर पर्सन भी है, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम अमेरिकन सिचुएशन की बात करें तो हम वही कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत हमें नजर आई और 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं जो बाइडन। अब इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर हम पाकिस्तान के ताल्लुकात को देखें तो किस तरह के एक्सपेक्टेड है? मेरे ख्याल में ना सिर्फ अमेरिका की सियासत पाकिस्तान जैसी होती जा रही है बल्कि जो वाशिंगटन है इस वक्त वो कुछ ऐसे ही मनाजिर पेश कर रहा है जहां पाकिस्तान में भी जब धरने होते हैं तो हजारों की तादाद में पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। तो अगर अमेरिकी कांग्रेस के अंदरूनी मनाजिर देखें तो मुझे पंजाब पुलिस याद आ जाती है किस तरीके से वहां पर वो लेटे हुए हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ हालात हैं। जहां तक आपने अफगानिस्तान की बात की, देखें जो बाइडन जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी वेटरन है। 45 साल वो सेनेट के रुकन रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सरबराह रहे हैं और पाकिस्तान और उस खित्ते को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो सबसे अहम सवाल है, जब वो 20 जनवरी को अगर हल्फ उठाते हैं और सारा ये खुश असलूबी से होता है तो उसके बाद सबसे अहम सवाल उनके सामने ये है कि जो 29 फरवरी को जो डील हुई थी अमरीकी गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान, क्या वो उस डील को मानेंगे? और उस डील के तहत आपको पता है कि इस साल मई में अमेरिका ने तमाम जो अपनी अफवाज हैं अफगानिस्तान से वापस बुला लेनी है। तो क्या जो बाइडन ऐसा करेंगे और क्या वो डील के बगैर, यानी कि इंट्रा अफगान जो टॉक्स हो रहे हैं, अगर उसमें कोई डील नहीं होती तो उसके बगैर ट्रुप्स बुला लेंगे? ये वो तमाम अहम सवालात हैं जिसका अभी जवाब नहीं आया। लेकिन ओवरऑल ऑन पेपर अगर आप देखें तो ट्रंप इंतजामिया की तरह जो बाइडन भी अमरीकी अफवाज का इनखला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान का कोई सियासी हल निकले। लेकिन अब इसके अंदर इशू ये है कि क्या उनके सदारत संभालने के बाद एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि शायद तालिबान से वो नई कंसेशंस मांगे, क्योंकि जो कंसेशंस अभी तक तालिबान ने दी हैं वो तो ट्रंप इंतजामिया को दी हैं। तो शायद वो जब आएंगे तो वो नई कंसेशंस मांगेंगे। तो इट इज टू अर्ली टू से कि उनकी पॉलिसी एक्चुअली क्या डायरेक्शन लेगी। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी। कामरान, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत ने अब तक पिछले कम से कम 3-4 दिहाइयों में, वैसे तो शुरू से ही, लेकिन पिछली कम से कम 3 दिहाइयों के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो पाकिस्तान के इमेज को एक टेररिस्ट कंट्री की
के तौर पे प्रेजेंट करने के ऊपर की है और हमेशा कोशिश की है कि मिलाइन किया जाए पाकिस्तान को एज अ कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म समहाउ। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हमेशा इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है और इसी पे कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम न सिर्फ दहशतगर्दी करते नहीं हैं बल्कि उससे मुतासरा सबसे बड़े ममालिक में हमारा शुमार होता है। जो बाइडन इससे काफ़ी हद तक हमें कन्विंस नजर आते हैं, उनकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले हम देखें जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट हिज पार्टी, तो आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान को शायद उतनी एफर्ट ना करनी पड़े जब पिछले दौर के अंदर भी पाकिस्तान के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे? ट्रंप जैसा हार्ड लाइनर मान रहा था पाकिस्तान की इस बात को। देखें, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। ये बात आप मत भूलें कि अमेरिका के अंदर एक बायपार्टिजन कंसेंसस है और वो है चीन के हवाले से, और चीन की राइज को वो रोकना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें भारत की हिमायत चाहिए। तो बेशक जो बाइडन हो, ट्रंप हो या कोई भी सदर वहां पे आएगा, तो इंडिया के साथ ताल्लुकात को फरोग देना उनकी मजबूरी है। जो एक फर्क जो हमें नजर आएगा और जो पाकिस्तान भी तवक्को कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया के मुकाबले में कम अज कम जब बाइडन आएंगे तो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, वो बेशक मकबूजा कश्मीर में हो या जो अकलीतों के साथ जो सलूक होता है भारत के अंदर, शायद उसके ऊपर वो इतना खामोश रहें ना रहें। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की अगर आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखनी चाहिए जो बाइडन से कि कश्मीर के हवाले से या इंडिया को वो बहुत ज्यादा दबाएंगे, वो मेरे ख्याल में होता नजर नहीं आता। एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि अगर चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कुछ नॉर्मलाइज होते हैं, अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि शायद अमेरिका जो है ताल्लुकात को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बैलेंस करने की कोशिश करे। लेकिन कमरान, एक सवाल ये भी तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि जिस तरीके से इंटरनल अमेरिकन क्राइसिस सामने आए हैं, कोरोना वायरस के बाद उनका जो हेल्थ क्राइसिस सामने आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा है जिसके ऊपर ट्रंप जीत कर आया था, और उसके बाद अब ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस सामने आया है, ये तीन ही बड़ी चीज़ें होती हैं ना, इकोनॉमी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी होती है, ये तीन बड़ी चीज़ें होती हैं। इसी में चैंपियन था अमेरिका, इसी के हवाले से एक्सपोज हो गया है। तो क्या अब दुनिया को अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिकन गवर्नमेंट उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकेगी जैसे हम भारत या चीन की बात कर रहे हैं? ये ममालिक तो दे हैव देयर ओन डायरेक्शन, खासतौर पर चीन तो इस इमर्जिंग इकोनॉमी और अगली सुपर पावर है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि इस वक्त अमेरिका को या जो बाइडन जब आएंगे तो सबसे पहले तो उन्हें अंदरूनी चैलेंजेस का जो सामना है उसको उन्हें फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो बाइडन की ओवरऑल इलेक्शन कैंपेन भी देखें, वो ट्रंप से क्या इख्तलाफ करते थे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अब अमेरिका फर्स्ट, वो जो अमेरिका का एक ग्लोबल लीडरशिप रोल था उससे वो पीछे हट गए थे। जो बाइडन है वो आकर के उस रोल को रिवाइव करना चाहते हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका के अंदर ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स और सियासी चपकलश चल रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि आप इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते कि उनका असर और रसूख एकदम खत्म हो जाएगा। जो बाइडन, जैसे मैंने कहा, कि बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, फॉरेन पॉलिसी पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और जिस तरह की अपॉइंटमेंट अभी उन्होंने की है, तो एक तरफ वो अपनी जो अंदरूनी हालात है उनको भी ठीक करेंगे, और मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि जो ट्रंप से पहले वर्ल्ड ऑर्डर था उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और ये इतना आसान नहीं है कि अगर उनके अंदरूनी हालात इतने खराब हैं तो उसके नतीजे में एकदम से वो बिल्कुल रिट्रीट कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडन क्लियर कर चुके हैं कि मसलन वो अगर क्लाइमेट ट्रीटी हो उसको रीज्वाइन करेंगे, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की वो बात कर रहे हैं, चीन के साथ जहां पर कन्वर्जेंसेस हैं उस पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जी ऐसा नहीं है कि उनके आने से या अमेरिका के जो अंदरूनी हालात हैं उसकी वजह से जो अमेरिका का जो इंटरनेशनल एक किरदार है वो एकदम से खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे कामरान आपने चैलेंजेस की बात की कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को अंदरूनी मसाइल या चैलेंजेस का भी बहुत सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो 20 जनवरी का होने वाला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के हवाले से कुछ कहा जा रहा है कि मुजाहरे होंगे और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। क्या लगता है ये मुजाहरे जो जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाने, और जो कल हमने एक इंटरनेशनल हमारे एनालिस्ट है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ट्रम्पिज्म भी बहुत आएगा जो बाइडन के लिए, उसके बाद ये चैलेंजिंग ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग है। बल्कि अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैं CNN के एक प्रेजेंटर को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस वक्त हाई अलर्ट पे है क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है, और दहशतगर्दी का पहली दफा खतरा बाहर से नहीं,
यूएस के अंदर से है। तो अगर आप जितने अमेरिका के कमेंटेटर्स को सुने तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि क्या ये जो ट्रांजिशन है 20 जनवरी को स्मूथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ट्रंप ने के अपने हामियों से अपील की है कि उनका गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन वो तशद्दुद की कार्रवाइयों से परहेज करें। तो ये बहुत मेरे ख्याल में क्रिटिकल और मुश्किल इस वक्त अमेरिका के लिए सूरत हाल है। और कुछ अनसर्टन, और जो आप ट्रम्पिज्म की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये नहीं है कि ट्रंप 20 जनवरी को चले जाएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मत भूलें कि 2016 के मुकाबले में इस दफा उनको 80 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ट्रंप भी इंतजार कर रहे हैं कि एक दफा वो सदारत का ओहदा छोड़ें तो फिर जो अपने मुखालफिन को है वो बड़ा टफ टाइम देंगे। तो अमेरिका के लिए आने वाले जो साल हैं या महीने हैं मुश्किल नजर आते हैं। दूसरी जानब रिपब्लिकन्स के भी तो 10 ऐसे अराकीन हैं जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया, तो उनको पार्टी की तरफ से चैलेंजेस भी हो सकते हैं। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इजराइल के हवाले से ट्रंप के दौरे हुकूमत में जो कैंपेन है वो न सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई कामरान, बल्कि बहुत ज्यादा उसको एग्रेसिवली फॉलो किया गया। और जैसा मिडल ईस्ट ममालिक की बात करते हैं, इवन सऊदी अरब की बात करते हैं, और कुछ हद तक पाकिस्तान के ऊपर भी इतना ज्यादा डिस्कस किया गया इजराइल को मानने के बारे में, यानी कि बड़ा एक इसको एग्रेसिवली लेके चला गया। आप जो बाइडेन की क्या प्रायोरिटीज देखते हैं इजराइल के मामले के ऊपर, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त दुनिया के अंदर एक ट्रेडिशन, एक मिसाल सेट करने से है पीस कीपिंग के हवाले से। देखें, जो ट्रंप इंतजामिया है वो जाते जाते चाहते थे कि इजराइल के जो ताल्लुकात है मुस्लिम दुनिया से वो बहाल हों, रिकग्नाइज करें। उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो खुद भी ज्यू हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले किया। अब क्या ये पॉलिसी बरकरार रहेगी? वैसे तो इजराइल के हवाले से भी अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा कंसेंसस है और बहुत ज्यादा इजराइल की लॉबी स्ट्रांग है, लेकिन बाइडेन के बारे में ये कहते हैं कि शायद उस तरह का दबाव अब मुस्लिम दुनिया पे बाकी ममालिक पे नहीं होगा जिस तरीके से ट्रंप इंतजामिया की तरफ से था। तो थोड़ी सी उसके अंदर चेंज आएगी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये बात मत भूलें आप कि इस जो बाइडेन है वो सऊदी अरब के बारे में, उनकी क़यादत के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। उनके बारे में काफी निशान उठाते हैं। तो वो जो गर्मजोशी आपको ट्रंप के दौर में अरब ममालिक के साथ नजर आती थी अमेरिका की, शायद उसके अंदर भी आपको एक चेंज नजर आए। और शायद यही वजह है कि जो अरब ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए समझते हैं कि शायद इजराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जाए, क्योंकि थ्रू इजराइल वो समझते हैं कि जो बाइडेन जब आएंगे तो असर अंदाज हुआ जा सके। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। राइट कामरान, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग एनालिसिस। आपने बड़ा डीपली हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर क्लियर किया, एंड विद द टाइम ऑब्वियसली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मामले पे हमसे बात की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे स्पोर्ट्स के हवाले से भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। खेल तो हम खेलते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट की हम बात करते हैं। और क्रिकेट का पाकिस्तान में बहुत हाई सीजन है भाई। आगे पीएसएल आने वाला है, इस वक्त कुछ कश्मीर प्रीमियर लीग की बात हो रही है, और पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार रही है, लेकिन कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका का विजिट आने वाला है। इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किस मौजू पे ज्वाइन कर रहे हैं? इमरान खान साहब के बारे में। बिल्कुल इमरान बात दी, इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, मकबूलियत की दुनिया बरकरार है, और वो जो एक क्रिश्मा कहा जाता था कैप्टन इमरान खान, यू रिमेंबर, वो अभी तक बरकरार है। मिर्जा इकबाल बेग साहब की जानिब हम जाते हैं और उनसे हम बात करते हैं। लेकिन इस दौर में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम अगर बात करें तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई नया इमरान खान हमें नजर नहीं आ रहा। मिर्जा साहब, हम इस वक्त अपनी टॉप 20 पोजीशंस हमने T20 में लूज की, जो हमारी टॉप पोजीशन थी, चौथे नंबर पे आ गए। टेस्ट में हमने नंबर 1 थे, 7वें पे आ गए। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? और आईसीसी के इस फैसले पे इंडियंस बड़े नाला हैं, वो कहते हैं जी आखिरी 15 मिनट में इमरान खान कैसे टॉप पे आ गए, विराट एक दर्जा ऊपर थे। आपने बहुत सही कहा इमरान, सुबह बखैर इमरान और अरमला आप दोनों को। लेकिन मसला ये है कि भारत तो एतराज करते ही रहेगा कि इमरान खान को क्यों दे दिया। असल में जो आपने निशानदेही की ना कि हमारे पास स्टार्स क्यों नहीं आ रहे, हमारी इस टीम में पाकिस्तान की सिर्फ एक ही स्टार है, बाबर आजम की सूरत में कोई स्टार ही नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा। और इमरान खान की जो बात की, मैं आपको याद दिलाता चलूं, 1971 में जब इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे और ये अपना पहला टेस्ट मैच खेलने गए, तो लोगों ने ये कहा कि जी इनकी तो सिफारिश है, क्योंकि इमरान खान के अंकल जावेद बर्की के जो वालिद थे वो अयूब खान के मालिज रहे। और इमरान खान ने जब बॉलिंग शुरू की तो उनकी गेंदें वेवर्ड थी। वसीम बारी मुझे बताते हैं कि उन्हें दाएं और बाएं जाकर जो गेंदें पकड़ना पड़ रही थी, और अंपायर ने कहा राइट आर्म ओवर द विकेट एनीवेयर।
तो उस वक्त देख लें आप 71 और उसके बाद अब बेहतरीन कप्तान, फिर 82 में जिस तरीके से इमरान खान को कप्तानी मिली, बगावत हो गई थी, आपको याद होगा जावेद मियांदाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, और फिर इमरान खान कप्तान बन गए। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि उन्हें कप्तानी मिलेगी, और जब उन्हें कप्तानी मिली तो अब देखें आप पोल में वो नंबर 1 हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो आलमी कप 1992 है, जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी टीम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। अच्छा मिर्जा साहब, चूंकि अभी हमने तारीफ तो की, नो डाउट ही इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन एज वेल, लेकिन स्टिल जब हम बात करते हैं उनके दौर में, अब चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ इतनी अच्छी खातिर ख्वाह हमें इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, बल्कि क्रिकेट मजीद डाउन से डाउन होती चली जा रही है। एक स्पोर्ट्समैन आपका वजीर आजम और फिर भी क्रिकेट की सिचुएशन हो, क्यों? आज इमरान अरमला होमवर्क पूरा करके आई है लगता है सब आपने, मैंने ना आपकी बात बड़ी सेंटियों के दिल पे ले ली थी, अब मैं रोज होमवर्क करती हूँ। होमवर्क करके आया करें, अच्छी बात है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक ऐसा वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप जीता और दुनिया का पहला टेस्ट क्रिकेटर है जो किसी मुल्क का वजीर आजम बना, और वो तवज्जो नहीं दे रहे इस जानिब। और जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है, इस साल माशाल्लाह 76वीं सालगिरह मनाएंगे एहसान मानी साहब, 76 ईयर उम्र की भी बात है कि मानी साहब बात चीजें भूल भी जाते हैं। फिर वसीम खान को ले आए, मामला दुरुस्त अंदाज से नहीं जा रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखें, रैंकिंग देखें, तो इस बारे में वजीर आजम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लाए हुए लोग हैं। एहसान मानी साहब को वजीर आजम ने रेकमेंड किया था, तो मैं समझता हूँ बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है अरमला, इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ही इज आल्सो द पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कल मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था क्रिकेट कमेटी को लेकर, और कुछ चैनल्स इस पे रिपोर्टिंग भी इनफेक्ट कर रहे थे कि एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स जैसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर, हमारी कोचिंग सतह के ऊपर देखें या सिलेक्शन सतह के ऊपर देखें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम वहाँ पे बैठे हुए थे, आपने हमारे सीईओ जो पीसीबी के हैं उनकी आपने बात की है, फिर मिसबा इज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इस वक्त हमें कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल के ऊपर कमी तो नजर आ रही है। वो कमी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो कमी महज उस तजर्बे की है, जो कि तजर्बा सिर्फ खेल का नहीं है बल्कि खेल को चलाने का है? जैसे कि हम मिसबा की बात करते हैं, इज बीन अ वेरी गुड प्लेयर बट इज नॉट अ वेरी गुड कोच, तो ये बेसिकली लैकिंग है कहाँ पे मिर्जा साहब? बिल्कुल आपने सही कहा इमरान, लैकिंग ये कि लाइक्स डिसलाइक्स की बुनियाद पर लोगों का तकर्रुर हो रहा है। अब आप देखें सलीम यूसुफ को क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया, हाँ। इमरान खान के टाइगर कहलाते थे सलीम यूसुफ जब क्रिकेट खेल रहे थे, और बड़े बहादुर क्रिकेटर थे, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ टच थे क्रिकेट से। उनको अचानक लाके क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। उरूज मुमताज वो इतनी बड़ी क्रिकेटर नहीं थी, वो पाकिस्तान टीम की विमेन टीम की कप्तान रही, कंट्रोवर्शियल रही, उनको 4 कैप पहना दिए, चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो क्रिकेट कमेटी में भी हैं, कमेंट्री भी करती हैं, विमेन विंग में भी हैं। तो आखिर कोई लोग नहीं है पाकिस्तान में। मोहम्मद वसीम बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, डेब्यू पे सेंचुरी की, लेकिन उनका तजुर्बा भी तो देखे ना, कितना तजुर्बा नहीं है। तो जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा। ये जो आपने कहा ना सलीम यूसुफ इमरान खान के टाइगर थे, तो उससे मेरे ज़हन में टाइगर फोर्स भी आ गई, और उस पर अपोजिशन ने बड़ा एतराज किया था कि टाइगर फोर्स का नाम टाइगर फोर्स क्यों रखा गया। खैर, इसमें हम नहीं जाते, इसको सियासी नहीं करते। फिल वक्त आईसीसी के अंदर आईसीसी जितनी कोशिश कर रहा है, करता रहा है, खासतौर पे इंडियन इन्फ्लुएंस के बाद, कि पाकिस्तान की पोजीशन वहां पे नीचे लेके जाई जाए या पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम की जाए, अल्लाह की तरफ से और ओबियसली हमारे टैलेंट की वजह से है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है। और इमरान खान साहब का इस पोल के अंदर टॉप पे आना भी मैं उसी सिलसिले की कड़ी कहूंगा। पाकिस्तान अपनी फर्दर पीसीबी अपनी लॉबिंग को मिर्जा साहब किस तरीके से लेकर चले कि हमारी पोजीशन बेहतर हो? क्या सिर्फ हम खेल बेहतर खेलें तो काफी होगा, या फिर कहीं हमें सिफारतकारी भी करनी पड़ेगी, कुछ पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल आपने सही कहा, हम बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए इमरान। अगर देखें, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। भारत की लॉबी तगड़ी है, भारत ने अपने साथ अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को मिलाया हुआ है। फिर उसके बाद हमने न्यूजीलैंड के ग्रेगरी को वोट नहीं दिया, वो आईसीसी के जो है वो चेयरमैन बन गए, तो उधर न्यूजीलैंड भी नाराज है। फिर उसके अलावा इंग्लैंड भी हमारे साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। हमें अपनी लॉबी को बेहतर बनाना होगा आईसीसी में। एहसान मानी 3 साल तक, 2003 से 2006 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे, लेकिन उनके अब आने के बाद हमारी लॉबी बिल्कुल समझ लीजिए कि हम आइसोलेट होकर रह गए। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी, और अपनी क्रिकेट पर भी और बाहर की लॉबी पर भी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे आज आपको हमने माफी दे दी है, आइंदा आप जब लाहौर में होंगे तो आप इस सीट पे हमारे सामने। और मिर्जा साहब, लाहौर का मौसम एंजॉय करें इन दिनों में, लाहौर इज वर्थ वॉचिंग। आजकल जरा बाहर निकलें और क्रिकेट के अलावा मौसम बहुत अच्छा आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी एक्सपर्टीज हम तक पहुंचा रहे थे। और इसके साथ ही आज का शो खत्म हुआ।
खत्म हुआ, मतलब हाँ खत्म ही हुआ। अच्छा जी, आपसे हम इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल तक के लिए व्हाट्सएप पे फीडबैक देते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।